हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फटाफट जल्द से जल्द सभी लोग शेयर कर दो, सभी को शेयर कर दो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है, सभी को शेयर कर दो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में, जीके जीए से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये क्लास आपकी स्पेशल फॉर एमटीएस के लिए चलेगी। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। गॉट इट। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। सभी लोग कमेंट करके बताओ। ऑप्शन ए हल्दिया बंदरगाह, ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी है मझगांव बंदरगाह, ऑप्शन डी है मुरगांव बंदरगाह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। हल्दिया बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह कि मुरगांव बंदरगाह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। और सभी लोग इस सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। रेस्ट ओके। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द और कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह। तो आंसर क्या हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो हल्दिया बंदरगाह के नाम, हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में कि दक्षिण पूर्व में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व कि दक्षिण पूर्व। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तर पूर्व में किया जाता है ये। दैट्स ओके। तो सभी का थर्ड आंसर करेक्ट है। इसके कुछ पॉइंट है जो नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्षत्रिय नृत्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो क्षत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। फर्स्ट पॉइंट है, यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, नृत्य इतिहास को डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में क्षत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थर्ड पॉइंट है, क्षत्रिया को संगीत नाटक एकेडमी द्वारा 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो ये पॉइंट है जो आपको नोट करके लिख लेना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। गॉट इट। और कुछ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम हो गया, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली केरल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत का है, कथक उत्तर भारत का है। मोहिनीअट्टम केरल,
मणिपुरी ये मणिपुर का, और ओडिसिया ये ओडिशा का। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु। तो ये नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गॉट इट? अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है कि गंडक है, इनमें से कोई नहीं है कि दामोदर है? कौन सी नदी है? फटाफट कमेंट करके बताओ। जो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताओ। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट करके बताओ, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है कि गंडक की इनमें से कोई नहीं कि दामोदर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर 4। कौन सी नदी है? दामोदर, दामोदर नदी है, सॉरी। तो आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट है, इनको आपको नोट करके लिख लेना। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में आई भीषण बाढ़ के कारण इसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, इसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। सेकेंड पॉइंट है, यह भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। यह भारत के कहाँ किस किस उसमें बहती है? तो झारखंड में बहती है और पश्चिम बंगाल में बहती है। दैट्स ओके। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं और प्रैक्टिस करना है। दैट्स ओके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को नोट करके लिख लेना है। ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है, ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है और चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है और चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। फर्स्ट पॉइंट है, चीन में इसे यारलुंग नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट है, यह तिब्बत में हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सेकेंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गंडक एक नदी है जो नेपाल और भारत से होकर बहती है। गंडक एक नदी है जो नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह नेपाल में हिमालय से निकलती है, यह नेपाल में हिमालय से निकलती है और भारत में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पॉइंट है जो आपको नोट करके लिख लेने हैं, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? 130 दिनों का कि 150 दिनों का कि 100 दिनों का कि 120 दिनों का? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? 130 दिनों का, 150 दिनों का कि 100 दिनों का कि 120 दिनों का? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कितने दिनों का? 100 दिनों का। तो आंसर नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 100 दिनों का मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको नोट करके लिख लेना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। फर्स्ट पॉइंट है, यह एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। सेकेंड पॉइंट है, यह आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। थर्ड पॉइंट है, यह अधिनियम पहली बार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फोर्थ पॉइंट है, मनरेगा एक ऐसी योजना है जो मनरेगा अधिनियम पर आधारित है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप नोट करके लिख लेना है।
सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, मनरेगा का क्रियान्वयन मुख्यतः ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। मनरेगा के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, जिसके बैक सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने की स्वेच्छा से काम करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करके लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मांस उत्पादन, की अनाज उत्पादन, की मछली उत्पादन, की दलहन उत्पादन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मांस उत्पादन, अनाज उत्पादन, मछली उत्पादन, की दलहन उत्पादन? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मछली उत्पादन। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। तो आंसर नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। तो इसके कुछ पॉइंट है जिनको आपको नोट करके लिख लेना है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, जिसे नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित, जिसे नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, नीली क्रांति भारत के लिए आत्मनिर्भरता, पोषक तत्वों और आर्थिक विकास के रूप में जलीय कृषि और विशेष रूप से मछली उत्पादन में एक विस्फोट है। सेकेंड पॉइंट है, पैकेज कार्यक्रम के माध्यम से मछली और समुद्री उत्पाद के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की अवधारणा को नीली क्रांति कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान लॉन्च किया गया है, जब केंद्र सरकार ने मछली किसान विकास एजेंसी को प्रायोजित किया था। ये कुछ पॉइंट है जिनको नोट करके लिख लेना है। रेस्ट ओके। और कुछ पॉइंट है, जिसे मांस उत्पादन का संबंध किससे? लाल क्रांति से। मांस उत्पादन का संबंध किससे है? लाल क्रांति से। अनाज और दलहन उत्पादन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से। अनाज और दलहन उत्पादन का संबंध किससे? हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से। दुग्ध का उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से। तो ये पॉइंट है जिनको आपको रट लेने, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, भगवान दास, एनी बेसेंट, काशीनाथ तेलंग? किसने की थी? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, भगवान दास, एनी बेसेंट, काशीनाथ तेलंग ने? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने की थी। रेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करके लिख लेने हैं। ब्रिटिश समाजवादी एनी बेसेंट एक ब्रह्म संगत राष्ट्र, महिलाओं के अधिकारों और गृह शासन के अधिवक्ता, एक शिक्षिका और भारतीय राष्ट्रवाद को समर्थक भी थी। वह आयरलैंड और भारत दोनों में मानव स्वतंत्रता और स्वशासन की प्रबल अधिवक्ता थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इन्हें अपने संस्थापकों में से एक रूप में गिना जाता था। यह कामाख्या, भेलपुर, वाराणसी में लड़कों के लिए एक माध्यमिक विद्यालय है, जिसे केंद्रीय हिंदू बालक विद्यालय का CHS के कहा जाता है। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में की थी। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा है। रेस्ट ओके। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1898 में। तो ये पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। और कुछ पॉइंट है जिनको नोट करके लिखना है। मदन मोहन मालवीय, राजनीतिक सुधारक और शिक्षक मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना उन्होंने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने।
अगला पॉइंट है भगवान दास। भगवान दास भारत के एक प्रसिद्ध ब्रह्म थे। उन्होंने एक ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधानसभा में सेवा की थी। काशीनाथ तेलंग, भारतीय न्यायाधीश काशीनाथ स्वेवेल तेलंग CIA के भारत विधि थे, जिन्होंने बॉम्बे महान्यायालय में सेवा की थी। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको नोट करके लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है उस वायसराय का जन्म बताइए जिन्होंने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। लॉर्ड इरविन, चार्ल्स वुड, लॉर्ड हार्डिंग, क्लेमेंट एटली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। लॉर्ड इरविन, कि चार्ल्स वुड, कि लॉर्ड हार्डिंग, कि क्लेमेंट एटली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। इसके कुछ पॉइंट है जिनको आपको नोट करके लिखना है। लॉर्ड इरविन 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी। गांधी इरविन समझौता में 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। इससे पहले लॉर्ड इरविन वायसराय ने अक्टूबर 1929 में एक अनिर्दिष्ट भविष्य में ब्रिटिश अधिकृत वाले भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस और भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन की एक स्पष्ट पेशकश की घोषणा की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द इस क्लास को लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये क्लास आपके SSC MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट्स ओके। तो सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1986 को, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1978 को, 12 जुलाई 1992 को। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1986, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1978, 12 जुलाई 1992 को। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। दैट्स ओके। सभी का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको लिख लेना है। 12 जुलाई 1982 की स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक विकास वित्तीय संस्थान या बैंक है जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। नाबार्ड की स्थापना BS शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नीति नियोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। रेस्ट ओके। तो ये आपको याद कर लेने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली है? भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली है? तो ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश।
तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल त्यौहार, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हॉर्नबिल त्यौहार, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। प्रोटेक्ट। कुछ पॉइंट है जो नोट करके लिख लेना है। हॉर्नबिल त्योहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसी इलाके में सभी त्योहारों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इसे इलाके में सभी त्योहारों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शनों के माध्यम से नागा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस त्योहार का नाम इंडियन हॉर्नबिल से लिया गया है। यह नागालैंड की लोक कथाओं और जनजातियों के बीच एक साधारण पक्षी है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष में 1 दिसंबर को खुलता है। कब खुलता है? 1 दिसंबर को। रेस ओके। जैसे राज्य भारतीय त्योहारों की सूची, अरुणाचल प्रदेश में रे, बोरीबूट, मयाको, द्री, पोगटू, लोसार, मुरुंग, सोलंग, मोपिन, मोनप्पा त्योहार। मेघालय में नोंगक्रेम त्योहार, खासिस त्योहार, बागला। कर्नाटक में मैसूर दशहरा, उगादी। केरल में ओणम, बिशु। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार, मोत्सू त्योहार। सिक्किम में लोसोंग त्योहार, लोसर त्योहार, बोमचू त्योहार। तो ये त्योहार मनाए जाते हैं राज्य और भारतीय त्योहारों की सूची। नोट करके लिख लेना और बार बार जितने भी क्वेश्चन कराए उनकी सबकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट कराए जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेंगे। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करके लिख लेने हैं। कैश मेमोरी, जिसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है, यह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसे एक कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर नियमित रैम तक पहुंचने की तुलना में अधिक तेजी से एक्सेस कर सकता है। यह वाष्पशील मेमोरी आमतौर पर सीधे सीपीयू की चिप के साथ एकीकृत होती है या एक अलग चिप पर रखी जाती है, जिसमें सीपीयू के साथ एक अलग बस इंटरकनेक्ट होता है। कैश मेमोरी का मूल उद्देश्य प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करना है जो ऑपरेशन के दौरान सॉफ्टवेयर द्वारा बार बार संदर्भित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? ढक्कन का पठार, कश्मीर घाटी, मालाबार तट, सुंदरबन। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? ढक्कन का पठार, कश्मीर घाटी, मालाबार तट, सुंदरबन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना आज फर्स्ट क्लास की, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो सभी को जल्द से जल्द शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ओके।